व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय साइनिंग इन। और यार थोड़ा सा अगर बगल में खटखट की आवाज आए तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मैं खेत में रहता हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता है। खैर, थोड़ा सा अगर न्यूज़ की आज थोड़ी सी डिटेल्स देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाली न्यूज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, अगर पहले अपडेट की बात करें तो इंडियन टीम से है एंड ऑफ कोर्स एशियन गेम से है एंड डेफिनेटली बहुत इंट्रीगिंग बात है ये। अब कल मैं शांति से बैठा हुआ था, 2014 के चैंपियंस लीग के हाइलाइट्स देख रहा था, सुख चैन से बैठ के जिंदगी अच्छी कट रही थी। एकदम से न्यूज आता है कि सुनील छेत्री, संदेश झिंगन और गुरप्रीत सिंह का नाम जो लिस्ट भेजी गई है एशियन गेम्स के लिए इंडियन टीम की, उस लिस्ट में शामिल है ही नहीं। देखो अब मुद्दा समझो कि क्या। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इस बार की जो एशियन गेम्स है वो अंडर 23 एशियन गेम्स है और उसमें 3 प्लेयर जो सीनियर टीम है उसके रह सकते हैं। अब ऐसा हुआ कि AIFF ने जो लिस्ट भेजी उसमें जितने भी यंग प्लेयर्स थे, अंडर 23 प्लेयर्स थे, उनका तो नाम था, लेकिन जो 3 सीनियर प्लेयर्स जिनको भेजने की डिमांड थी और जिनको भेजा जाना था, यानी कि पहले सुनील छेत्री हो गए, दूसरे गुरप्रीत सिंह और तीसरे संदेश झिंगन, उनका लिस्ट में नाम है ही नहीं। और अब मुद्दा क्या हुआ कि कल AIFF ने लेटर भेजा है फिर से AFC को कि आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, ये तीनों भी इस प्लेइंग 11 में खेलेंगे। अब यहां देखो सीधे से 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला, आप लिस्ट में नाम क्यों नहीं था? अगर लिस्ट में नाम नहीं था तो वो मतलब कहीं हो सकता है कि आपके प्लान्स में थे नहीं। और दूसरा जो सवाल उठता है कि अगर आपके प्लान्स में नहीं थे तो अब क्यों बाद में लेटर भेज रहे हो? तो देखो इस चीज का आंसर भी AIFF ने कल दे दिया कि भैया पहले तो कंफर्म ही नहीं था कि इंडिया जाएगी, और दूसरा चीज सुनील छेत्री, संदेश झिंगन और गुरप्रीत सिंह तीनों ने पहले कंफर्म नहीं करा था, तीनों पहले एज पर थे कि जाना है कि नहीं जाना है। बट अभी एट प्रेजेंट उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी, तो जब एक्सेप्टेंस दी तब उनका नाम भेजा गया है। मतलब कुल मिला के समझो कि AIFF इस चीज के लिए तैयार ही नहीं थी कि इंडिया जा सकती है। तो ये चीज उनके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आ गया कि इंडिया को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला और इंडिया अंडर 23 एशियन गेम्स में खेल रही है, तो इसलिए संदेश झिंगन और सुनील छेत्री और गुरप्रीत सिंह का नाम थोड़ा सा साइड में रखा गया था बाद में ऐड करने के लिए। बट इनसे बिना पूछे ओलंपिक एसोसिएशन ने नाम भेज दिया और बाद में अब ये लेटर लिख रहे हैं। और देखो अगर कहानी समझो तो AFC एक्सेप्ट भी कर लेगी, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही एकमात्र ऐसी टीम होगी जिनके पास सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे और उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेगी इंडिया, तो डेफिनेटली AFC एक्सेप्ट तो कर लेगी। बट कहानी यहां एंड नहीं होती है। देखो अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट करवा लिया, आपने सब कुछ करवा लिया, ठीक है, आप लेटर भेज दिए, लेकिन मेरा सवाल है कल्याण चौबे सर आपसे कि सबसे पहले तो आप AIFF के सेक्रेटरी हो, दूसरा आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हो, तीसरा आप अभी उसके करंट एक्टिंग CEO हो, और ऐसे में आपको नहीं पता था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की रूल है कि इंडिया नहीं जा सकती है जब तक अंडर 8 में क्वालिफाई ना हो। पहला बात तो वो, और दूसरा बात कि आपको नहीं पता था जब लिस्ट भेजी गई थी उस लिस्ट में किस किस नाम के प्लेयर्स का एक्सेप्टेंस है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है। और ये जो लेटर खेलने वाली कहानी है कि हर बार आपको लेटर लिखना पड़ता है, ये कब तक चलेगी? देखो कहानी तो यही है कि इंडिया में पहले सपोर्ट नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, बट अब करंट सिनेरियो है कि अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, अब नेशन आपसे सवाल पूछेगी कि ये जो इनकम्पिटेंसी चल रही है ये पूरे AIFF के जो खेमा है इसमें, और इंटरनेशनल फुटबॉल में जो इंडिया की इनकम्पिटेंसी चल रही है और ये जो नेग्लिजेंसी चल रही है, ये आखिर कब तक चलेगी? एंड तुम्हें मैं एक फैक्ट बताता हूं कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है ना, जितने भी एथलेटिक्स की गवर्नमेंट बॉडीज है, सबका यही हाल है। एक बस BCCI को छोड़कर, क्योंकि वो प्राइवेट है, बाकी सारे जितने भी गवर्निंग बॉडीज है सबका वही हाल है, सब ऐसे ही लेटर खेलना पसंद करते हैं। अब मैं तुम्हें 2-3 फैक्ट भी बता देता हूँ। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले तुम्हें शायद नहीं पता होगा, बट 2010 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो इंडिया में हुई थी उससे पहले भी बहुत ज्यादा लेटर खेला गया था। इनफैक्ट एक ही एथलेटिक ग्रुप से नहीं, बैडमिंटन, टेनिस, रेसलिंग कम्युनिटी, फुटबॉल, सबके तरफ से लेटर खेला गया था, जबकि इंडिया फुटबॉल उस समय खेली भी नहीं थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। और वो तो साइड करो, 2014 ओलंपिक्स के लिए फिर वही कहानी हुई थी कि लेटर खेला गया था। तो ये चीज आप कब तक करके रखोगे? ये चीज कब तक चलती रहेगी आपकी ये इनकम्पिटेंसी, और ये चीज आपकी नेग्लिजेंसी कब तक चलती रहेगी? इस चीज का जवाब नेशन को चाहिए, क्योंकि ये जो नेग्लिजेंस है ये चीज अब एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और अब सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि भैया ये क्यों हो रहा है, ये गलत चीज ये आखिर क्यों हो रही है? आप बाद में कोई डिसीजन क्यों ले रहे हो? आप कोई भी चीज करने से पहले डिसीजन क्यों नहीं लेते हो?
सबसे बड़ा सवाल यही है। खैर, इनसे थोड़ा सा दिमाग हटाते हैं और आते हैं सऊदी में, और अपनी जो अल सेक्सी नसर है उन पर थोड़ा सा आते हैं और उनके टॉपिक पर थोड़ा सा बात करते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ी डील क्रैक कर लिया। अब देखो, कल के वीडियो में ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था कि सादियो माने अल नसर के नजर पर है, और सादियो माने डेफिनेटली अल नसर ज्वाइन भी करना चाहता है रिगार्डिंग हिज करंट सिनारियोज। तो ऐसे में अल नसर ने कल फाइनली डील एक्वायर कर भी ली, मतलब लिटरली तुम बोलोगे तो 24 घंटे के अंदर इन्होंने डील भी एक्वायर कर ली और सादियो माने अल नसर ज्वाइन भी कर गया, हियर वी गो आ गया, बिल्कुल लिटरली स्पीड बूस्ट हो गई, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस खेला है इन्होंने रियल लाइफ में। खैर, अगर करंट सिनेरियोस की बात करो तो अल नसर में सादियो माने भी अब खेलेगा इस सीजन से, एंड द थिंग इज अगले ही जो फ्रेंडली मैच होने वाला है अल नसर का, उसमें ही सादियो माने को एक डेब्यू करा दिया जाएगा। तो ऐसे में अब ये कहानी तो डेफिनेटली बन जाती है कि अल नसर की टीम अब सही में सेक्सी होती जा रही है। तुम रोनाल्डो को जोड़ लो, सादियो माने को जोड़ लो, मिडफील्ड में मार्सेलो ब्रोजोविच, सेको फोफाना हो ही गए, फिर एलेक्स टेलिस हो ही गया, ये पांचों बहुत तगड़ी फिफ्थ है हमारी जो अल नसर की है। और ऐसे में अब टलिस्का को मैं सीधे से बोलूंगा भैया उसको भेजो बाहर, उसको बैठाओ, क्योंकि टलिस्का नहीं खेल सकता है। वो जिस तरीके से पास करता है, अंधा पास मारता है, उसका बॉल प्लेइंग स्ट्रक्चर वैसा है, हाइट वैसी है कि वो उसके लिए डिसएडवांटेज हो जाती है। उसको बैठाओ यार, अल नसर में नहीं खेल सकता। उसके जगह तुम राइट विंग पे सादियो माने को डाल दो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे अपन, लेकिन उसको हटाओ, उसको निकालो बाहर। डिफेंस में तुम एलेक्स टेलिस को मौका दे दो, मार्सेलो ब्रोजोविच और ये दोनों खेलेंगे ही, अपना मिडफील्ड संभालेंगे। और खैर, रोनाल्डो भैया, बड़े भैया तो अपने है ही वहां अल नसर में पहले से ही। तो देखने वाली बात होगी कि अब कास्ट्रो इन सारे जितने भी जो प्लीड फिफ्थ हैं इनको कैसे यूज करता है, बिकॉज इनको लाना बड़ी डील नहीं है, यूज करना बड़ी डील है। और कास्ट्रो पे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाएगा अगर हार गई अल नसर तो, कि आपके पास इतनी अच्छी लाइनअप थी, उसके बाद आप कैसे हार गए, और वो भी तब जब आपके सऊदी के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लिटरली गरीब अच्छा खेल रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चन तो बनेगी भैया कि कैसे तुम हारे हो। खैर, अगर तीसरे अपडेट की बात करें तो वो है यूवेंटस की, और यूवेंटस का ऐसा हाल हो गया है कि वो मंदिर के घंटे हो गए हैं, जब चाहती है यूईफा बजा के चली जाती है। देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि पिछले दिसंबर में उनके अकाउंट्स की किताब खुली थी और यूवेंटस का जितना भी काला सस्ता जो उनका एफएफपी ब्रीच है वो बाहर आया था। अब तुम्हें कहानी थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि हुआ क्या था। तो उन्होंने जो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो उनकी अकाउंट्स बुक है, उसमें अपनी लॉस दिखा दी थी सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स, और उस प्रॉफिट को बचाने के लिए, उस प्रॉफिट को पर्दा डालने के लिए उन्होंने लॉस दिखा दिया था, जो कि गलत था। और टेबल के नीचे से जितने भी प्लेयर के जो प्रॉपर सैलरी थी वो उन्होंने दी थी, ऑन टेबल उन्होंने नहीं दिखाई पेपर्स में, बट ऑफ द टेबल के नीचे से उन्होंने सैलरीज दी थी सारे प्लेयर्स की। अब जो यूएफए की जो गवर्निंग बॉडी है सीएफसीबी, उन्होंने पकड़ लिया भैया यूवेंटस को कि आप गलत काम कर रहे हो, और एफएफपी की ब्रीच डाली, जिसके कारण अभी 3-4 महीने पहले यूवेंटस को 15 पॉइंट का जो रिडक्शन है वो झेलना पड़ा था, जो पेनल्टी है वो झेलनी पड़ी थी, जो कि बाद में एफआईजीसी जो कि इटालियन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है, उनके रोड़े के कारण वो फिर 15 पॉइंट की डिडक्शन कम होकर वो 10 पॉइंट की रिडक्शन हो गई थी, और 715K की टोटल पेनल्टी लगी थी यूवेंटस के ऊपर, जिसके कारण उनका जो टॉप 4 में आना था, जो यूएफए चैंपियंस लीग में क्वालिफाई होना था, वो नीचे चला गए थे, वो नीचे घसक के चले गए थे और चैंपियंस लीग से ही बाहर हो गए और यूरोपा लीग में किसी तरीके से क्वालिफाई हुए थे। अब कहानी कल क्या हुई कि यूएफए ने बैन ही कर दिया यूवेंटस को 1 साल के लिए जितने भी यूरोपियन कप कॉम्पिटिशन्स हैं सब से। मतलब इस साल जो यूवेंटस यूरोपा लीग खेलने वाली थी वो अब नहीं खेलेगी, और उसकी जगह फ्योरेंटीना, जो कि पिछले साल नहीं क्वालिफाई हो सकी थी यूवेंटस के कारण, वो इस साल यूरोपा लीग खेलेगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्टन विला थी वो अनसीडेड पॉट से सीडेड पॉट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे में अब यूवेंटस पे ये धब्बा लग गया कि भैया इस साल वो पूरी बैंड है जितने भी यूरोपियन कप कॉम्पिटिशन्स है उससे, एंड द थिंग इज उन पर 20 मिलियन का टोटल पेनल्टी लगाया गया है, जितने भी जो ब्रीचेस है उनको ध्यान में रखते हुए। अब ये चीज है कि उसमें जो 10 मिलियन है
वो ऑप्शनल है एंड वो तब ट्रिगर होगा जब उनकी 2023, 2024 और 2025 की जो रिकॉर्ड्स हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें ब्रीच फाउंड होगी। तो ये चीज है कि 10 मिलियन तो यूवेंटस को देने ही होंगे, लेकिन अगर 2023, 24 और 25 में ये फिर से धांधली करते हैं तो वो फिर 10 मिलियन और एक्स्ट्रा इनको पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज यूवेंटस के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ गिरा है अभी कल के न्यूज में। एंड जो अभी यूवेंटस के जो करंट ओनर है जियानलुका फेरेरो, उन्होंने अभी करंटली यूएफा में अपील डालने से मना कर दिया है, बिकॉज उनका मानना है कि यूवेंटस नए सीजन को कोर्ट के दरवाजे से नहीं बल्कि एक्चुअल फील्ड पर खेलना शुरू करना चाहेगी। और लिटरली उनका मानना है कि यूवेंटस अभी एट प्रेजेंट कंडीशंस में नहीं है अपील करने के, एंड इस सीजन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उस जो भी पेनल्टी मिली है उसको, एंड नेक्स्ट सीजन से डेफिनेटली यूवेंटस का चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने का जो सपना होता है, जो एक थीम होती है, वो यूवेंटस की फिर से शुरू हो जाएगी और यूवेंटस चैंपियंस लीग में फिर से क्वालिफाई होगी एंड चैंपियंस लीग खेलेगी।